सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 3 अगस्त से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी के पास में 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो। तो आइए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को करवा देता हूं। ठीक है भाई, तो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, यदि y राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 462 रुपये है, तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में दे कुल राशि खाली स्थान होगी। तो बताओ मेरे भाई, 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 462 रुपये है। तो बताइए 2 साल के बाद में कुल देय राशि कितनी होगी, यानी कि मिश्र धन आपको निकालना है। तो बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, देखो बात हो रही है चक्रवर्ती ब्याज की और 2 साल की बात हो रही है। ये मान लो तुम्हारी पहली साल हो गई, ये तुम्हारी दूसरी साल हो गई। पहली साल में तुम्हारा 10% ब्याज है भाई, रेट 10% है, तो दूसरी साल में भी 10% होगी। लेकिन सर ये चक्रवर्ती है, तो चक्रवर्ती ब्याज में तो ब्याज का भी ब्याज मिलता है, तो 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे भाई 10% तो ये, 10% ये 20% और 1 ये 21%। तो 21% की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 462 रुपये दी हुई है। तो जब हम इसमें 21 का भाग देंगे, 21 एकम 21, 1% की वैल्यू होगी 21 दूना 22 और 21 दूना 42 और 4 बचेगा, 21 दूना 42 यानी 22 रुपये। तो 1% की वैल्यू 22 रुपये है, तो दुनिया में सबको 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 22 को अगर 100 से गुणा करेंगे 2200 आंसर आएगा। क्लियर मेरे भाई। तो मूलधन तुम्हारा कितना होगा, 2200। लेकिन इसने बोला है कि 2 साल के बाद में कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो 2200 रुपये तो तुमने जो लिए हैं वो देने पड़ेंगे, 462 रुपये का तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2662 रुपये तुम्हारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 है। तो जिन्होंने 1 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7 अंकीय संख्या। अब 7 अंकों की संख्या है मेरे भाई, तुम्हारे सामने क्या है, 4 6 ए 4 8 4 बी 24 से विभाज्य है, तो a प्लस बी का न्यूनतम मान बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई जब हम इसमें किसका भाग देंगे, 24 का, तो मुझे आप बताओ कि a प्लस बी का न्यूनतम मान कितना होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। अब सीधी सी बात है मेरे भाई, न्यूनतम बोला है यानी कम से कम आपका मान बोला है। तो मेरे भाई अब किसी भी संख्या में 24 का भाग दे रहे हो, अब किसी भी संख्या में देखो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा, ठीक है मेरे भाई, इसको मैं 2 भी लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। मैं आप इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, यानी किसी भी संख्या में 24 का भाग जा रहा है, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मेरे भाई कि 8 गुणा में 3, अरे 24 को 8 गुणा 3 लिख सकता हूँ भाई, 8 तिया 24। तो किसी भी संख्या में 24 का भाग जा रहा है, इसका मतलब उसमें 8 का भी भाग जाना चाहिए और उसमें 3 का भी भाग जाना चाहिए। अब 8 का अगर भाग जाना है तो लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। भाई 8 के विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो मेरे भाई लास्ट के 3 अंक है 8, 4 और बी। अब 84, देखो 84 और बी, अब बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसने न्यूनतम बोला है, तो कम से कम मैं 0 लिख दूँ बी की जगह पे, भाई इसकी जगह पे 0 लिख दूँ, तो 840 में 8 का भाग जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई 840 में 8 का भाग जाएगा। इसका मतलब मैं बी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, बी की वैल्यू तो 0 लिख सकता हूँ। अब 3 का भी भाग जाएगा, तो बी की जगह पे तो मैंने 0 लिख दिया। अब किसी भी संख्या में 3 का भाग देने का नियम है कि उस संख्या के अंकों में 3 का भाग जाना चाहिए। तो मेरे भाई देखो 4 और 6 10, 10 और 4 14,
14 और 8 कितना होता है मेरे भाई आपका? 14 और 8 आपका होता है 22, 22 और 4 होता है आपका कितना? 26, और 26 और 0 26 होता है। तो 26 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, 27 में जाएगा। तो इसकी जगह पर, ठीक है, एक की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, ताकि 26 और 1 कितना हो जाए? 27। तो यानी 1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी? 1। तो इसने बोला है कि न्यूनतम मान दोनों को जोड़ने पे, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो 1 और 0 को जोड़ेंगे, 1 आंसर आपका हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। मेरे भाई इस सवाल में पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, बिना पेन उठाए भी ये सवाल आपका हो सकता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों के पीडीएफ आपको मिलेंगे। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन मिलेंगे और फिर उनका डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो क्वेश्चन है वो उसी पैटर्न पर मिलेंगे जैसे पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई अब से पहले भी हमने पीडीएफ बनाई और उससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो देखने को मिली है। बच्चों ने खुद ने आके बोला कि सर आपके पीडीएफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिले। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है और मैं गारंटी देता हूँ इस पीडीएफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्जाम में मिलेंगे। तो चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ केवल 100 रुपये में आपको दिया जाएगा। जिनको भी चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 संख्या है मेरे भाई, 4, 13 और 9 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 6084 है, तो उनका एचसीएफ बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो कैसे हम सवाल को करेंगे। ये 4 है तो मैं इसको 4x लिख लेता हूँ। मेरे भाई ये 13 है, मैं इसको 13x लिख लेता हूँ। और ये 9 है तो मैं इसको 9x लिख लेता हूँ। और मेरे भाई इनका जो एलसीएम है वो 6084 है। एलसीएम का मतलब है इनका गुणा, तो इनको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 6084। इनको गुणा करने पे आएगा 6084। तो मेरे भाई देखो, अब देखो इसमें 4 का भाग दे दो, इसमें 4 का भाग देंगे तो मेरे भाई कितनी बार जाएगा? 15, 2 और 21 यानी 1521 बार जाएगा। अब इसमें 13 का भी भाग दे दो तो 13 एकम 13, फिर तुम्हारा कितना बचेगा मेरे भाई? आपका 2 बचेगा। सॉरी 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13 और 13, ठीक है मेरे भाई कितना बचेगा? 13 7 का 91 यानी कि 117 बार जाएगा। इसमें 9 का भी भाग दे दो, इसमें 9 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, यानी x। तो x की वैल्यू मेरे भाई तुम्हारी कितनी आ गई? 13 आ गई है। तो तुमसे बोला है कि उनका HCF बताओ कितना होगा। तो HCF क्या होता है भाई? जो सब में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो तीनों में x है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो C आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 27 है और उनका गुणनफल 170 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर बताओ कितना होगा। 2 संख्याओं को जोड़ने पे कितना आता है? 27 और उनका गुणनफल कितना है? 170 है। तो उनके बीच का धनात्मक अंतर आपको निकालना है। अगर मेरे भाई तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो आप इस सवाल को कर सकते हो। तुमसे बोला कि 2 संख्याओं को अगर मैं जोड़ता हूं तो आंसर आता है 27 और दोनों संख्याओं को अगर मैं गुणा करता हूं तो आंसर आता है 170। तो बताइए दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर बताओ कितना होगा। तो भाई सीधी सी बात है, आंसर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। एक संख्या तुम 10 ले सकते हो और एक संख्या तुम 17 ले सकते हो। ठीक है भाई, एक संख्या 10 ले लो, एक संख्या 17 ले लो। देख लो 10 को और 17 को जोड़ेंगे तो 27 आता है, 10 को और 17 को गुणा करेंगे 170 आता है। तो तुमसे बोला कि धनात्मक अंतर बताओ कितना होगा। तो 17 में से 10 घटेगा, 7 बचेगा। हो गया तुम्हारे सवाल का आंसर। तो सी आंसर देने वालों का करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 मीटर है
और इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, देखो एक सिंपल सा समचतुर्भुज मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना लिया एक समचतुर्भुज, ठीक है, ये मैंने एक समचतुर्भुज बना लिया है। अब समचतुर्भुज का परिमाप 100 मीटर है। देखो समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर है और चारों का योग 100 है। तो मैं लिख सकता हूँ सर ये भी 25 की है, ये भी 25 की है, ये भी 25 की और ये भी 25 के हो गए मेरे भाई। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 × 75 और 25 का 100, तो हो गया मेरे भाई इसका परिमाप 100। बिल्कुल। इससे बोला कि एक विकर्ण की लंबाई 14 है, तो मेरे भाई ये मैं एक विकर्ण ले लेता हूँ और मेरे भाई ये मैं दूसरा विकर्ण यहाँ पर ले लेता हूँ। तो सीधी सी बात है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इसकी लंबाई 14 है, तो मैं मान लेता हूँ कि 7 इधर को है और 7 इधर को है। अब मेरे भाई देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नजर आएगी कि ये तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ध्यान से देख लो मेरे भाई, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन चुका है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो मेरे भाई जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो 25 का स्क्वायर कर लेते हैं बराबर आधार। तो एक भुजा में 7 ले लेता हूं तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी भुजा का हमको पता नहीं है तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625 होगा, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 इधर को आएगा घट जाएगा बराबर में लंब का स्क्वायर। तो 625 में से 49 घटेगा तो मेरे भाई 576 आंसर यहाँ पर आएगा बराबर में लंब का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो L बराबर में होगा √576 जिसकी वैल्यू होती है आपकी 24। यानी यहाँ से हमें पता लगा कि इसकी जो वैल्यू है कितनी 24 है। तो 24 अगर इधर की है तो इधर की भी 24 होगी, तो 24 और 24 कितनी होती है 48 होती है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो जिन्होंने एक आंसर दे दिया है भाई उनके मजे हो गए हैं, बाकी सभी का तो ये सवाल गलत हो चुका है। बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, इस तरीके से आप इस सवाल को 2 सेकंड में कर सकते हो। देखिए, यदि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, उसमें 27 जोड़ने पर उसके अंक उत्क्रम हो जाते हैं, उस संख्या का इकाई का अंक बताओ कितना होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ये सवाल भी आसान है, बेहतरीन है मेरे भाई। कोई ऐसी 2 अंकों की संख्या लो जिसके अंकों का योग 9 आए। अब जैसे कि मैं 2 अंकों की संख्या 18 ले लेता हूं भाई, 18 देख लो, 8 को और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसने बोला कि अगर इसमें 27 जोड़ दूं, तो अगर इसमें 27 जोड़ दूं तो अंक मेरे भाई उत्क्रम का मतलब है पलट जाएंगे। 18 का हो जाएगा भाई 8 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर 81 होना चाहिए। तो क्या दोनों को जोड़ने पे 81 आता है? नहीं आता मेरे भाई, इसका मतलब 18 नहीं हो सकता। अब जैसे कि मैं 27 ले लेता हूं भाई, 7 और 2 9 हो गया। अब इसमें 27 जोड़ने पे, तो इसमें 27 जोड़ूंगा तो 27 और 27 तो 54 होता है, जबकि 27 का उल्टा क्या होता है भाई, 7 इधर को आ जाएगा, 2 इधर को, 72 होता है। इसका मतलब 27 भी आंसर नहीं हो सकता। अब जैसे कि तुम 36 ले लो, ठीक है भाई 36, अब इसमें 27 देखो 6 और 3 हो गया 9, अगर इसमें तुम 27 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई कितना 63। तो पलट गए ना अंक, देख लो 3 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, अंक पलट गए। इसका मतलब वो संख्या तुम्हारी क्या है 36। तुमसे बोला है कि बताओ इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक मेरे भाई इसका 6 होगा। हो गया सवाल। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास होता है, तो 2 वर्ष के बाद में कुल प्रतिशत मूल्य ह्रास कितना होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास होता है, तो 2 वर्ष के बाद में कुल प्रतिशत मूल्य ह्रास कितना होगा। तो मेरे भाई पहली साल में देखो, तुम इसको चाहे तो वो जो हम करते हैं भाई, पहली साल में 10% है, दूसरी साल में भी 10% है, फिर 10 का 10% 1 होगा। तो मेरे भाई इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से कर लो कि मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की थी।
अब 10% कम हो गया पहली साल में तो 90/100 हो गया। अब दूसरी साल में भी तो 10 भाई 2 साल की बात हो रही है तो दूसरी साल में भी 90/100 हो जाएगा। अब इनको काटा पीटी कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 है 9 है 81। तो मेरे भाई पहले तुमने कितना माना था, 100 माना था, अब कितना हो गया, 81 हो गया। तो कितना कम हो गया ये, 19 कम हो गया। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो बी आंसर देने वालों का करेक्ट है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? ठीक है भाई, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इनमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो भाई देखो, पहला है 7:11, यानी 7 में तुम्हें किसका भाग देना पड़ेगा, 11 का। तो पॉइंट लगा के 0 ले लो, 11 छिक्का 66, लगभग 0.6 आंसर आएगा। फिर मेरे भाई इसमें देख लो, देखो 11 छिक्का 66, तुम्हारा 4 बचेगा, तो 11 तिया 33, लगभग 0.63 आंसर आएगा। फिर 3/5 है, तो 3 में किसका भाग देना पड़ेगा, 5 का, तो पॉइंट लगा के 0 लेंगे, 5 छिक्का 30, यानी कि यहाँ पर 0.6 आंसर आ गया। यहाँ पर 5/8 है, तो 5 में किसका भाग देना पड़ेगा, 8 का, पॉइंट लगा के 0 ले लो। ठीक है, 8 पंजो 40, 8 6 48, तो 48 का 2 बचेगा, पॉइंट पहले से लगाओ तो 0, 8 दूनी 16, यानी 0.62 हो गया। फिर यहाँ पर 4/7 है, तो 4 में भाग देना है 7 का, पॉइंट लगा के 0 ले लो, 7 पंजो 35, यानी कि लगभग 0.5 आएगा। तो सबसे बड़ा कौन है भाई, 62 बड़ा है कि 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है कि 63 बड़ा है? तो आप बोले सर 0.63 इनमें सबसे बड़ा है। तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। बाकी तुम ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे ना भाई, बहुत सारे चैनलों पे मैं देखता हूँ कि ट्रिक बताते हैं, मैं तुमको ट्रिक बताने को मैं भी बता दूँ ट्रिक तो ठीक है, लेकिन ट्रिक का एक नुकसान है कि एग्जाम में जाके भूल जाओगे तुम। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में जाके आप वो ट्रिक भूल जाओगे, फिर मेरे भाई क्या करोगे, देना तब भी तुमको भाग ही पड़ेगा। तो मेरे भाई कोई बहुत बड़ी महाभारत तो है नहीं, आधी मिनट में सारा काम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है? अब किसी भी संख्या में 6 का भाग जाता है, इसका मतलब उसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। भाई 2 3 6, तो इसके लास्ट में तो 1 है, इसमें तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गया। अब मेरे भाई 3 का भाग चेक कर लो। अब 3 का भाग कैसे जाता है, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27 और 2 29, 29 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, गलत हो गया। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20 और 8 28, क्या 28 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, हटा दो मेरे भाई। इसको देख लो, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24, क्या 24 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। देखिए मेरे भाई, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग आपको करना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी को करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3/4, ठीक है। तो देखो 3/4 का 3/4 कर लेते हैं, प्लस में मेरे भाई कितना है 5/6, 5/6 गुणा 9/10 गुणा 9/10 और माइनस का है 2/3। तो अब मेरे भाई कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मेरे भाई 3 का भी दे लो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे कितना बचा है 3/4, यहाँ पे कितना बचा, ऊपर तो बचा है 3 और नीचे बचा है 2 दूना 4, 3/4 और ये है कितना माइनस का 2/3। तो 3 और 3 6, 6/4, ठीक है। तो 6/4 माइनस का 2/3। अब इसको कुछ नहीं करना भाई, सिंपल है, सॉल्यूशन कर लीजिए। देखो 6 तिया 18 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। 18 में से 8 गया तो 10/12 बचेगा। 2 का भाग देंगे 5 बार, 2 का भाग देंगे 6 बार, तो 5/6 यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर? तुम लैसा लेके करना चाहते हो तो लैसा लेके भी कर लो, और अगर सिंपल ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेना चाहते हो ऐसे कर लो भाई, ऐसे सिंपल पड़ता है। 6 तिया ये 18 हो गया,
4 दूनी ये 8 हो गया, 4 तिया ये 12, 18 भाई माइनस का चिन्ह है बीच में, तो 18 में से 8 गए 10 बटे में 12, तो मेरे भाई 2 का भाग दें 5 बार, 2 का भाग देंगे 6 बार। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए और बी व्यवसाय में 5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीने के बाद में सी ने व्यवसाय में ए के निवेश के बराबर धनराशि का निवेश करके शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 92,000 रुपये है, तो साझेदार बी और सी के हिस्से का योगफल बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई तुम्हारे पास में 3 साझेदार हैं, एक साझेदार ए है, एक साझेदार बी है और एक साझेदार सी है। इसने लिया 5:7, तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, और सी ने भी व्यवसाय में ए के निवेश के बराबर ही निवेश किया, तो ए ने तो 5 निवेश किया है, तो सी ने भी कितना निवेश किया, 5 ने। अब वर्ष के अंत की बात हो रही है, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, यानी इसने भी 12 महीने तक पैसे लगाए, तो 12 पंजो 60 रुपये इसके बन गए। इसने भी 12 महीने के लिए लगाए, तो 12/7 का, ठीक है, 12/7 का 84, 12/7 का 84, ठीक है। और इसने 4 महीने के बाद में लगाए थे, तो 12 में से 4 घटा दो, यानी इसने तो 8 महीने के लिए लगाए हैं, तो 8 पंजो 40, तो टोटल इनका कितना पैसा हो गया, 60 रुपये इसका, 84 रुपये इसका और 40 रुपये इसका। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, आंसर आएगा 184। तो टोटल पैसा कितना था, 92,000 रुपये था। इसमें से मेरे भाई क्या होगा, इसमें से तीनों में बटेगा, तो तीनों को जब जोड़ता हूं तो आंसर आता है 184। तो मेरे भाई इसका ठीक है, और इसने बोला था बी और सी के हिस्से का योगफल, तो बी को मिला है 84 और सी को मिला है 40, तो 40 और 84 को जोड़ेंगे, आंसर आएगा 124। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर दीजिए। तो 92 का भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का भाग इसमें देंगे तो 500 बार जाएगा। तो 500 को गुणा करना है 124 से, तो 124 गुणा में कितना कर दीजिए, 500 कर दीजिए। तो 2 0 का 2 0, 500 का 20, 5 2 10 और 2 12, 5 और 1 6, 62,000 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया जाता है तो परिणामी संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं के बीच का अंतर बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई 2 संख्याओं का अनुपात है 3:5, तो एक को मैं मान लेता हूँ 3x, एक को मैं मान लेता हूँ 5x। दोनों में से 6 घटा दो, इसमें से भी 6 घटा दो, इसमें से भी 6 घटा दो, तो ये अनुपात हो जाता है 1/2। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 को यहाँ गुणा करेंगे, देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, 2 को 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 बराबर, 1 को यहाँ गुणा करेंगे, 1 को 5x से गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6x में से 5x घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, 12 इधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 में से 6 घटेगा तो ये भी तुम्हारा 6 हो जाएगा। तो तुमसे बोला है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई एक मैंने मानी थी कितनी, 3x मानी थी, एक मैंने मानी थी 5x मानी थी, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। 5x में से 3x गया तो 2x बचेगा, और 2x x की जगह पे तो 6 है, तो 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 आंसर तुम्हारा हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। देखो मैं तो टीचर हूँ इसलिए एक चीज़ को 2 बार बोलता हूँ, ठीक है, 2 बार लिखता हूँ, लेकिन अगर आप खुद इन सवालों को करने बैठोगे तो मेरे से भी आधे टाइम में आप इन सवालों को करके पटक दोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो। प्रथम 15 संख्याओं का समांतर माध्य 84 है और एक संख्या हटाने पर माध्य में 6 की कमी हो जाती है, तो हटाई गई संख्या बताओ कितनी होगी। अब बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई, देखो माध्य बोल दो या औसत बोल दो एक ही बात है। अब सीधी सी बात है, 15 संख्याओं का माध्य बोलो या औसत, कितना है मेरे भाई आपका 82, तो इनका टोटल कितना होगा भाई 82 गुणा में 15 कर दो, तो 15 दूना 30 का 3 बचेगा, 15 8 का 120 में 3 जोड़ेंगे 123, यानी 1230 आंसर आएगा। फिर मेरे भाई एक संख्या हटाने पे 15 में से 1 हटा दिया तो 14 संख्या बची, और अब इनका माध्य कितना होगा 6 की कमी आ गई, तो 82 में से 6 घटाएंगे आंसर आएगा तुम्हारा 76। अब इनको गुणा कर दो मेरे भाई, तो मेरे भाई 14 को 6 से गुणा करेंगे तो 14, ठीक है, 6 का 84 का 4 बचेगा, 8 6 पल बच जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 14 गुणा 7 करेंगे
14 7 का 98 और 8 कितना होता है 98 और 8 106 होता है। तो मेरे भाई कितने का डिफरेंस आया, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 166। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 15 का माध्य 82 था तो 15 गुणा 82 कर दिया तो ये आ गया। एक संख्या हटाने पर 15 में से 1 हटा दी तो 14 बची, माध्य में 6 की कमी आ गई तो 82 में से 6 घटाएंगे 76, 76 गुणा में 14 करेंगे 1064, तो 1230 में से 1064 घटाएंगे 166 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। पाइप एक्स वाई और जेड मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप 3 घंटे तक एक साथ चलते हैं फिर पाइप जेड को बंद कर दिया जाता है तो एक्स और वाई दोनों मिलकर शेष टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप जेड अकेले खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? तो आप बोलेंगे मेरे भाई ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। देखो सीधी सी बात है कि अगर आप देखो थोड़ा सा बिना पेन उठाए भी सवालों को करने का प्रयास करो। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर 8 घंटे में भरते हैं। अब तीनों मिलकर 8 घंटे में भर सकते थे और तीनों को 3 घंटे तक एक साथ चला दिया, यानी कि मेरे भाई तीनों 8 घंटे में भरते लेकिन 3 घंटे तक तो चला दिया। अब कितने घंटे बचे? 5 घंटे और बचे, यानी कि मेरे भाई एक्स वाई और जेड तीनों टंकी को कितने घंटे में भर सकते थे? 5 घंटे में भर सकते थे। भाई 8 घंटे में भरते हैं ना तो 3 घंटे तक तो चला दिया तो बाकी के 5 घंटे और बचे। अब जेड को बंद कर दिया तो बचा कौन मेरे भाई? एक्स और वाई बचा। ये कितने घंटे में भरते हैं? 10 घंटे में भरते हैं। तो मेरे भाई देख लीजिए दोनों का एलसीएम 10 आएगा, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, यानी यहाँ से हमको क्या पता लगा कि x और y दोनों मिलके कितना काम करते हैं? एक काम करते हैं। तो ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे? एक काम करेंगे। अब दोनों ये सारे के सारे 2 काम करते हैं। अब 2 में से एक काम तो इनने कर दिया तो बाकी का एक काम ये करेगा। भाई 1 और 1 हो जाएगा तुम्हारा 2। तो z कितना काम करता है? z 1 काम करता है। तो इसने बोला कि जेड जो है अकेले खाली टंकी कितने घंटे में भरता है। अब अकेले खाली टंकी मेरे भाई देखो यहाँ पर कितना है, टंकी कितनी है? 10 की है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तीनों मिलके कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं और 8 घंटे में भरते ये दोनों, तो 8 दूनी 16, तो टंकी की क्षमता कितनी? 16 लीटर की है। अब इसको जेड से भरवाना है तो जेड तो 1 काम करता है तो 1 का भाग दे दो, 16 में 1 का भाग देंगे 16 आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? भाई तीनों मिलके 2 काम करते हैं और 8 घंटे में पूरी टंकी को भरते ही, तो 8 दूनी 16 लीटर की टंकी हो गई। जेड करेगा तो जेड की क्षमता 1 है, 1 का भाग देंगे 16 आंसर आ जाएगा। आइए अगली संख्या को, ठीक है, अगले सवाल को चेक करते हैं। 180 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो भाई देखो सीधी सी बात है, हमें आंसर किस में चाहिए? सेकंड में, और ये किस में चाहिए? आपके मीटर में। तो मेरे भाई ये किस में? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर सेकंड में बदलो पहले तो पहले तो मेरे भाई इसको चेंज करो, तो 72 को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 18 दूनी 36, 18 चौके 72, तो 4 पंजो 20, यानी कि चाल तुम्हारे पास में कितनी है? चाल तुम्हारे पास में 20 मीटर पर सेकंड। तो समय पूछा है तो टाइम बराबर में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 180 मीटर की तो ट्रेन है, 350 मीटर की पुड़िया है, तो दोनों को जोड़ दो। तो 350 में जब 180 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आंसर आएगा 400, 500, 530 आंसर आएगा। और इसमें मेरे भाई 20 का भाग देंगे तो 530 में 20 का भाग देंगे, आंसर आएगा 26.5। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। क्लियर मेरे भाई? तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।